नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। हमें शक था, पब्लिक को भी शक था कि यह गुपकार अलायंस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। वो शक ठीक था और आज सही भी साबित हुआ। आज गुपकार अलायंस के प्रमुख घटक पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस को बाय बाय कर दिया है, या यूं कहिए कई डाइवोर्स दे दिया है। गुपकार अलायंस के स्पोक्स पर्सन सज्जाद गनी लोन ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी एज ए पीसी यानी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी गई है जो अलायंस के चेयरमैन हैं, और चिट्ठी में यह साफ कहा गया है कि अब वो अलायंस का हिस्सा नहीं है, यानी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अलायंस का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अलविदा कह दिया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले, सज्जाद गनी लोन ने 3 पन्नों की चिट्ठी में एक चीज और स्पष्ट कर दी है कि जो अलायंस का मकसद था वो मकसद के समर्थन में खड़े हैं, यानी 35 से 370 की वापसी, अलग संविधान की वापसी, अलग ध्वज की झंडे की वापसी, इसको लेकर के वो समर्थन में रहेंगे, लेकिन हिस्सा अब अलायंस का नहीं है। तो शुरुआत में जो हमने कहा कि कहीं ना कहीं जुम्मा जुम्मा ये अलायंस बना था और आहिस्ता आहिस्ता बिखरना भी शुरू हो गया। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं अभिजीत जसरोटिया, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अभिजीत जी, स्वागत है। एक मेजर डेवलपमेंट हुई है कि गुपकार अलायंस में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जो सबसे आगे आकर जिसने अलायंस का गठन किया था, उन्होंने डाइवोर्स दे दिया है। क्या कहेंगे आप? विनोद जी, मैंने तो खैर पहले ही जब ये सीएजीडी तभी कह दिया था मैंने कि ये चंद अपॉर्चुनिस्टिक लोगों ने एक गैंग बनाया है, वो अपने आप को शील्ड करने के लिए आपने जो 30-40 साल की जो लूट खसूट जम्मू कश्मीर रियासत में इन्होंने बचाकर रखी थी, भले वो रोशनी स्कैम्स के रूप में रखी थी, भले वो इन्होंने क्रिकेट स्कैम के रूप में की, और बाकी ने चोरी आम जनता का जो पैसा लूटा था उसमें बचने के लिए, ताकि ये सीबीआई या एनआईए और ईडी जैसी इंक्वायरियों से बच सके, इसलिए ये लोग मिलकर एक दूसरे के साथ आए थे गुपकार गैंग के रूप में। इनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं था, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था। इन्होंने डीडीसी के चुनावों में, जो कि चुनाव बेसिकली सड़क, पानी और बिजली के लिए लड़े जाते हैं, उसको 370 की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की। उसका कारण एक था, ये अपने किए हुए कुकर्मों को जो है उनके ऊपर पर्दा डालना चाहते थे। तो आज जो चीज सबके सामने आ रही है, अगर कोई लेटर लिख के अपने आप को इनसे जो है अलग कर रहा है, वो तो पहले से ही था कि होना ही था। ऐसा कुछ लोगों को शायद अभी समझ आई होगी, पहले नहीं आई थी। जी अभिजीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने भी 370 का इस्तेमाल किया था। बिजली पानी को लेकर के इलेक्शन थी, सड़क को लेकर के इलेक्शन थी। आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटाया है, 35 को हटाया है प्रचार के दौरान। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जरूर ये बात की, नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनल की हमने बात जरूर की, के तिरंगे की बात जरूर की थी, क्योंकि ये सब कुछ जो है बिजली पानी सड़क की बात भारत माता के तिरंगे के नीचे ही होती है। हमने वो बात जरूर कही थी, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं कहा कि इस चीज के लिए की जा रही है। ये इलेक्शन तो बेसिकली नहीं, सब मूल सुविधाओं के लिए, जो कि आम जनमानस को जो है होनी चाहिए, उसके लिए हमने की गई, जिससे ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी वो महरूम रही, क्योंकि इन लोगों ने अपनी ही जो यहाँ पर जो सियासत जो इसके ऊपर उन्होंने बनाकर रखी थी, तो उससे हमने लोगों को उभार कर आकर लाए। हमने पंचायती इलेक्शन कराया, हमने उसके बाद डीडीसी के चुनाव कराए। इसका कारण ये था ताकि आम लोगों को उनके घर पर ये मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिल सके। तो यही एक मेन मुद्दा हमारा था। अभिजीत जी, माना जाए कि एक विकेट गिरा है और आहिस्ता आहिस्ता अलायंस के बाकी विकेट भी गिरना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैंने कहा ना, जब आपका कोई कॉमन एजेंडा नहीं होता विनोद जी, जब आप सिर्फ मतलब के लिए या किसी अपॉर्चुनिस्टिक उस भाव से आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सबसे पहले आप किसी के साथ क्यों अलायंस बनाएंगे? जब आपका कोई कॉमन एजेंडा हो। जब आपका कॉमन एजेंडा ही कोई नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा को रोकने के लिए कि भाजपा कश्मीर में ना आ जाए, इसको रोकने के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी देर तक आप इसमें कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि आम कश्मीर के लोगों ने तो आपको जवाब दे दिया। जब वहां पर हैट्रिक भाजपा ने बनाई डीडीसी, तो आपको तो जवाब वहीं से मिल गया कि कश्मीर के लोग आपके साथ नहीं है, कश्मीर के लोग जो है वो भाजपा के साथ है। और हर जगह पर चाहे थोड़े वोट पड़े होंगे, लेकिन कश्मीर के हर एक कोने में भाजपा को जो है वोट पड़े। तो मुझे लगता है ये जवाब पीएचडी को पहले ही मिल चुका है। अब ये एक एक करके इनके विकेट गिर रहे हैं, लास्ट टाइम पे आके ये सभी के सभी ऑल आउट हो जाएंगे और नेट स्कोर इनका 0 ही निकलेगा। ये आने वाले जो बाकी चुनाव होंगे उनमें आप सबके सामने उभर कर आ जाएगा। अभिजीत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कश्मीरी विस्थापित पंडितों की। आज विस्थापन दिवस है और विस्थापन की पीड़ा कितनी ज़्यादा है, कैसी होती है, ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये वो कश्मीरी विस्थापित पंडित ही बयान कर सकते हैं जिनको रात के अंधेरे में कश्मीर से यहाँ की ओर धकेला गया था।
कसूर किसका भी हो, लेकिन विस्थापन की पीड़ा हम अपनी जुबान से नहीं बता सकते क्योंकि वो बड़ी दर्द भरी पीड़ा है। लेकिन आज विस्थापन दिवस के अवसर पर कश्मीरी विस्थापित पंडितों ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जम्मू में जो उसके बाहर प्रदर्शन किया और ये कहा कि इतने साल, इतने दशक बीत जाने के बावजूद भी किसी ने कश्मीरी विस्थापित पंडितों को वहां से विस्थापन करने के लिए मजबूर करने वाले, कॉन्स्पिरेसी रचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आइए देखते हैं। आज भी 30 साल के बाद 31 साल हो गए हैं, आज भी कश्मीरी पंडित आज सड़कों पे हैं। 19 जनवरी 1990 की वो काली रात थी जिस दिन कश्मीरी पंडित पलायन किया गया था। आज भी हमारे वो कातिल सड़कों पे खुले आम घूम रहे हैं, न ही कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर संज्ञान ले रही है। और आज हम यूएनओ के पास आए हुए हैं यहाँ पे कि अपनी जो मांगों को फुलफिल करने के लिए, कि ताकि जो हमारी मांग है कि कश्मीरी पंडित आखिरकार कब तक सड़कों पे रहेगा, कब तक इनकी कोई डिमांड फुलफिल नहीं होगी है। चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज तक उन्होंने कश्मीरी पंडित समाज को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ये है कि हमें प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। 1990 के जिन्होंने भी ये षड्यंत्र रचाया था, रातों रात जिन कश्मीरी पंडितों को हमको घर से बाहर निकलना पड़ा, जो भी उसके पीछे है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज 31 साल के बाद भी कश्मीरी पंडित सड़कों पे है। आज जो यूएन ऑफिस के बाहर कश्मीरी पंडितों का धरना है, हम इनका अटेंशन इस बात की तरफ लेना चाहते हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी भी और वर्ल्ड की इतनी बड़ी संस्थाएं भी फेल हो गई है हमारे जिनोसाइड को, हमारे अपरूटेड कम्युनिटी को एड्रेस करने में। आज हम मांग करते हैं कि हमें अपना घर वापस चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि वापस चाहिए और तुरंत चाहिए। हम देखेंगे इस दुनिया में, इस देश में इतनी बड़ी विल पावर कौन सी है जो हमें अपना घर मातृभूमि वापस दिलाने। दर्शकों, पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार चाहता है कि किसी न किसी तरीके से किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए और अब गणतंत्र दिवस आने वाला है। 26 जनवरी से ठीक पहले पाकिस्तान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता है। यही एक कारण है क्योंकि ड्रोन से हथियार भी फेंके जा रहे हैं, सुरंग भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आका, आतंकवादियों संगठनों के आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो फड़फड़ा रहे हैं, बौखलाहट में हैं, फ्रस्ट्रेट हैं कि आखिर 370 हाथ से निकल गया, 35 से हाथ से निकल गया और बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। आज भी कुछ संदिग्ध मूवमेंट को सांबा में देखा गया है और सांबा में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान संयुक्त सेना और पुलिस ने अपने इस ऑपरेशन में चप्पा चप्पा छाना है, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लग पाया। बजे बाथरूम के लिए निकला था तो जैसे मैंने देखा इधर रोड पे तो 3 बंदे खड़े थे, एक बंदा आगे खड़ा था, 2 पीछे थे। तो उधर से कुत्ते भौंकने लगे, मैं देखने लगा तो एक आगे यार उसने वेपन निकाला तो कुत्तों को डराने लगा। तो जैसे वो डर के आगे चले गए, एक बंदा चले गए, 2 पीछे आ गए। मैं डर के अंदर चला, फिर कॉल की कि मैंने पापा को बताया, तो फिर उन्होंने कॉल की तो इतने देर में वो आगे चले गए थे कुत्ते उनके पीछे। तो पता नहीं चला, फिर वो आए, पहले टीए वाले आए, फिर पुलिस वाले आए। क्रॉसिंग सर्च हो रही है क्योंकि आपको पता है कुत्ते आ रहे तो ऐसे भौंकते नहीं हो, कोई अपना बंदा होता तो कोई था तभी होंगे। कोई आधा घंटा कम से कम 1-1.5 घंटा घूमते रहे हो। देखो रात का कोई 3 बजे का कोई मामला है। तो पहले तो मेरे लड़के ने देखे उनको, फिर इसने देखा तो पहले एक आया, फिर 2 आदमी हो रहा है, ये डर के चला गया और कुत्ते उनके पीछे लगे गए। और फिर मुझे बताया, मैंने बोला कोई शिकारी शिकारी वगैरह होगा। तो मैंने भी थोड़ा 10-15 मिनट में उसके आगे पीछे देखता रहा, किसी फ़ोन करता रहा, भाई शिकारी नहीं है कोई गया इधर से, किसी ने बताया कोई शिकारी गया है, कोई शिकारी नहीं है। उसके बाद मैंने फिर CID को ना इधर सांबा पे फ़ोन किया, फिर उन्होंने SHO साहब को, DSP साहब को फ़ोन किया। उसके बाद वारदात पर वो भी इधर आए और टीए वाले भी इधर आए चेकिंग के लिए। उन्होंने भी अपना सर्च जो भी है वो काम किया उन्होंने। दर्शकों, क्रिकेट एसोसिएशन के घोटाले के बाद अब हॉकी एसोसिएशन में भी कुछ ना कुछ जो गड़बड़ हो रही है वो सामने आई है। बलविंदर सिंह RTI एक्टिविस्ट, उसने RTI एक्टिविस्ट ने RTI के माध्यम से बलविंदर सिंह ने ये पाया है कि जब इलेक्शन हुए थे हॉकी एसोसिएशन के, उस दौरान
कहीं ना कहीं घपला हुआ है। जिस होटल में इलेक्शन किए गए थे 1.5 लाख रुपया उस होटल का बिल आया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 1.5 लाख रुपया स्पोर्ट्समैन जो बच्चे खेलने जाते हैं उनके रिफ्रेशमेंट के लिए होता है, उनके खर्चों के लिए होता है। लेकिन एसोसिएशन में गोलमाल करने के लिए इस तरीके की शिकायतें बाहर आ रही हैं। 2 लेन नंबर 3 नाना नगर है, पिछले 20-25 साल से वही एड्रेस चल रहा है। आज वो हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं, तब भी उनका एड्रेस अभी भी हॉकी J&K का एड्रेस उनका रेजिडेंशियल एड्रेस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वही पैसा भेजने वाले, वही दोबारा लपेट के वापस ले जाने वाले। तो मैं LG महोदय से दरख्वास्त करता हूँ, मैं फारूक खान साहब, हमने उनको कुछ देर पहले एक रिप्रेजेंटेशन भी दी थी, पर इनके खिलाफ जो एलिगेशन लगे हैं, जो कालरा ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया वहीद परे को, वहीद परे ने वो लाल सिंह के दबाव में आकर, क्योंकि लाल सिंह की वाइफ को इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया था कांता डोत्रा को, तो उस दबाव में आके वो रिपोर्ट जो कालरा ने सबमिट की, इन्होंने उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, तो उसको ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया। क्योंकि जब कैबिनेट मिनिस्टर की वाइफ किसी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन जाएगी तो नोबडी डेयर्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट हर। इन्होंने नहीं लिया। LG साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े सिंसियर हैं, गेमों को प्रमोट करना चाहते हैं, तभी इन्होंने खेलो इंडिया प्रोग्राम रखा, करोड़ों रुपया डिस्पोजल दिया, इसके ऊपर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो गेमों को प्रमोट करना, जिन लोगों के पास 20-20 साल से जो एक अपनी बपुती बना के बैठे हुए हैं घरों में, उनको छोड़ा जाए, फ्री एंड फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवाई जाए। आप नोट करोगे 80-80 साल के हो गए हैं, अभी भी वो ऑफिस बीरर बन के बैठे हुए हैं। तो 20-20 साल से एक ही सदस्य है, वो उसको ग्रैब करके क्यों बैठा रहता है? प्लेयरों को आगे आना चाहिए, प्लेयर ऑफिस बीरर बने, ना कि ये पॉलिटिशियन और बड़े बड़े हमारे पुलिस अफसर जब इनको ये प्रोटेक्शन देने के लिए उनके पैटर्न बन जाते हैं। इसकी CBI इंक्वायरी कराई जाए, जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है इनके फंड्स की CBI के द्वारा जांच कराई जाए, निष्पक्षता तब बाहर आएगी, तब जाके कहीं ना कहीं जब अकाउंटेबिलिटी सामने आएगी, तब जाकर गेम को प्रमोट किया जाएगा। हमारे जम्मू में बहुत टैलेंट है गेम का, बच्चे बड़े बड़े अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, लेकिन ये जो ऑफिस बीरर हैं इनका पेट नहीं भरता, इनके घर नहीं भरते। जब तक इनके घर भरने में लगे रहोगे, बच्चों का टैलेंट ऊपर के आगे नहीं आएगा। जम्मू हमारा सिर्फ शर्म से झुकता है जब हमारा कोई J&K का प्लेयर कभी इंटरनेशनल लेवल पे कभी नहीं खेल के आया। ऐसा क्यों है? इसीलिए क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन बहुत बड़ी है, और ये करप्शन स्पोर्ट्स काउंसिल के मिली भगत के बिना पॉसिबल नहीं है। पर एक चीज़ मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ, अभी के जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के, जावेद साहब, उन्होंने सिंसियरिटी से बड़े अच्छे कदम उठाए। उन्होंने हमें भी एश्योर किया कि जितनी आप जो पॉइंट आप रेज कर रहे हो, हम डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेंगे। 1.5 लाख रुपया जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने फंड्स दिए थे, RTA में खुलासा हुआ 12 लाख रुपया जिसको 2017-18 में मिला, उसमें 1.5 लाख रुपया हॉकी J&K ने अपनी इलेक्शन के ऊपर खर्च किया, ऑफिस बीरर की इलेक्शन के ऊपर खर्च किया, जो कि ये नहीं कर सकते, बहुत बड़ी वायलेशन है। और स्पोर्ट्स काउंसिल ने आज तक उसका ऑडिट नहीं किया, कहीं उसका पॉइंट आउट नहीं किया, तो ना ही इन्होंने आज तक अपनी परफॉर्मेंस बताई। ये 50-50 गोल खा के जब कोई टीम इनकी हॉकी J&K की खेलने बाहर जाती है, 50-50 गोल खा के आती है। जब परफॉर्मेंस पूछी RTA के अंडर, उसका जवाब नहीं देते। तो अब हमने स्पोर्ट्स काउंसिल को ये कहा है, जब तक ये अपनी कोई भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन अपनी परफॉर्मेंस ना दे, उसके फंड्स बंद कर दीजिए। जो एसोसिएशन परफॉर्मेंस दे उसका डबल कर दीजिए, लेकिन जो एसोसिएशन परफॉर्मेंस ना दे उसकी फंड्स बंद कर दीजिए, और हाई लेवल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तब कंडीशन ये लगाई जाती है तो बाद में जितने भी उसके हेड बन जाते हैं वो पॉलिटिशियन कैसे बन जाते हैं, ये आज तक मेरे समझ से बाहर है। तो ये चीज़ सरकार को देखनी पड़ेगी कि वो पॉलिटिकल हेड इसके ना बने। जब पॉलिटिकल हेड बन जाते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है, तब गेम का सत्यानाश हो जाता है। जहाँ जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई, गेम का सत्यानाश हुआ। चाहे आप क्रिकेट एसोसिएशन देख लीजिए या और कोई एसोसिएशन देख लीजिए, पॉलिटिशियंस को गेम से बाहर रखिए, स्पोर्ट्स पर्सन को आगे आने दीजिए, स्पोर्ट्स लवर को आगे आने दीजिए, तब जाके गेम की प्रमोशन होगी, वरना ये गेम की प्रमोशन नहीं हो सकती। और जो साल का रिन्यूअल होता है इसी वजह से नहीं होता, क्योंकि इनके हेड पॉलिटिशियन बन जाते हैं, इनके हेड पुलिस अफसर बन जाते हैं, वो इनको ये चीज़ें करने से बिल्कुल। देखिए, जो खेलने वाले टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। हर साल हर टीम में 2-2, 3-3 प्लेयर 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए लेके खिलवाया जाता है, क्योंकि उन बच्चों को इसलिए खिलवाया जाता है, कभी किसी ने हॉकी की स्टिक नहीं पकड़ी होती, या किसी ने बैट नहीं पकड़ा होता, या किसी ने लॉन्ग टेनिस का बैट नहीं पकड़ा होता, उनको सिर्फ इसलिए डाल दिया जाता है ताकि उनको SRO के तहत कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, उनको कहीं प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज में कोर्स डिग्री मिल जाए, इसलिए उनसे पैसा लेकर उनको गेम खिलवाई जाती हैं। इस किस्म का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है स्पोर्ट्स इन चीज़ों में। जब तक इसकी हाई लेवल वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी, आज से 1 महीना 2-3 महीने पहले आपने देखा होगा, बच्चों ने एलिगेशन लगाए थे, ये फेक SROs इशू हुए हैं। जिन बच्चों ने कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको जॉब्स मिली हैं,
वो बड़े बड़े इंजीनियर्स मिले हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्टें लेके बैठे हैं जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेली लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल कोटे में जाके उन्होंने जॉब ली है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, तभी जाके आप स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकोगे। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है उसको इंप्लीमेंट ग्राउंड पे तभी कर सकोगे जब तक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगी। ये बच्चों की रिफ्रेशमेंट की स्टेटमेंट है, बच्चों की ये बच्चों की स्टेटमेंट है जो 2017 में स्पोर्ट्स काउंसिल में बच्चों ने खुद आके दी, पुलिस स्टेशन में जाके दी, भाई हमें सिर्फ 20 रुपए दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिस बीरर्स को जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। 100 रुपया मिलता है स्पोर्ट्स काउंसिल से, 100 रुपया पर प्लेयर पर डे, लेकिन बच्चों को सिर्फ 2 एग और 2 बनाना दे दिए जाते हैं। आप बच्चों के उसके में से पैसा खा जाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिस बीरर्स को जो गेम को प्रमोट नहीं करते, अपनी पर्सनल प्रमोशन के लिए आगे आते हो। ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। दर्शकों, हमने रहबरे तलीम टीचर्स के एस्पिरेंट्स से बातचीत की, उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। दर्शकों, आतंकवाद के दौरान जो शिक्षा का ढांचा है वो पूरी तरह से चरमरा गया था। हम सब जानते हैं, स्कूल जला दिए गए थे और उस शिक्षा ढांचा जो चरमराया हुआ था उसको दोबारा पटरी पर, यानी डीरेल हो चुके शिक्षा के सिस्टम को दोबारा रेल पर, पटरी पर लाने के लिए एक कोशिश की गई। एक स्कीम लाई गई, रहबरे तलीम, जो लोकल एरिया में, उस एरिया में सबसे शिक्षित जो व्यक्ति होता था, सबसे एजुकेटेड व्यक्ति होता था, उसको एज ए टीचर अपॉइंट किया जाता था। ये लंबे समय तक स्कीम चली, अब इस स्कीम को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ साल पहले एक प्रयास किया गया था, एक पैनल बना था, उस पैनल में जो टॉप पे थे उन लोग बच्चों को नहीं लिया गया और उनके बजाय राजनीति से प्रभावित होकर के या जिनका इन्फ्लुएंस था उन बच्चों को इसमें एज ए रहबरे तलीम टीचर अपॉइंट कर लिया गया। इन्होंने कोर्ट में भी चैलेंज किया और कोर्ट ने भी, डबल बेंच ने इनके फेवर में फैसला दिया। इनके फेवर में फैसला आता है और सरकार जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करता है और सुप्रीम कोर्ट उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देती कि हमने इसकी सुनवाई नहीं करनी है। लेकिन आज तक इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया जा रहा एज ए RET टीचर। बात करेंगे, आप विस्तार से बताइए क्या मसला क्या है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया हमें इस प्लेटफॉर्म पर कि हम इंतज़ामिया तक अपनी बात रख सकें। मसला ये है कि ये स्कीम जब RET हमारी स्टार्ट हुई थी तो उसमें पैनल्स बनते थे विलेज लेवल पे, जोन लेवल पे, जो जहां पर उनको अच्छा और काबिल बच्चा मिले ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिपार्टमेंट को, तो उसे जो है टीचर नियुक्त किया जाता था वहाँ के स्कूल में। वो इसलिए क्योंकि हार्ड जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से वहाँ पे सिटी के टीचर नहीं पहुँच पाते थे, शिक्षा का स्तर बहुत लो था वहाँ पर। तो उसी प्रोसेस के तहत हम लोग भी हैं जो वो शॉर्टलिस्ट हुए एंड बीइंग मेरिटोरियस डिपार्टमेंट को हमें एंगेजमेंट ऑर्डर्स देने थे हमारे फेवर में कि इन बच्चों को वहाँ टीचर नियुक्त किया जाए। लेकिन जो 43,000 या 40-50 हज़ार के पास हमारे RET टीचर है स्टेट में, वो भी हमारे ही पैनल्स में से लगे हैं। तो न जाने क्यों डिपार्टमेंट ने उन्हें तो ऑर्डर्स दे दिए और हम लोगों को नहीं दिए। इस सिलसिले में हमने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाया जम्मू में और श्रीनगर में, क्योंकि ये दोनों डिवीजन्स के बच्चे इसमें आते हैं। तो क्लियर जजमेंट आती है एक 2018 में। और एक बात यहाँ मेंशन करनी ज़रूरी है क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ने 16 नवंबर 2018 को क्लोज़ कर दी है। तो अब क्या है कि हम कोर्ट में तो पहले से लड़ रहे थे, 2013, 14, 12 से बच्चे लड़ रहे थे। तो क्योंकि सब्जुडाइज मैटर था तो अभी तक भी हमारी पोस्टें जो है वैकेंट है, वहाँ अभी भी उन स्कूलों में कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो सर ऐसा हुआ कि डिपार्टमेंट ने जो है उन पे हम लोगों को छोड़ दिया और हम कोर्ट में अप्रोच किए। कोर्ट ने हमारे फेवर में, ये जजमेंट है मेरे पास, ये हमारे फेवर में दे दी और इसी जजमेंट को लेकर जो है इस साल डिपार्टमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में गया कि इसकी सुनवाई की जाए और वहाँ भी उसे ठुकराया गया। तो सर जो पैनल्स बने थे उनमें न जाने हमें क्यों छोड़ा, ब्लू आइड लोगों को उठाया गया और हमने इस अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। हम गवर्नर साहब, ये बताइए कि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट क्या कहता है। डिपार्टमेंट को जब आप अप्रोच करते हैं, जो हायर अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं, तो उनका क्या तर्क होता है। सर उनका तर्क होता है कि आप लोग तो अपना भूल जाइए, ये आप ऑर्डर्स लेना भूल जाइए, कोर्ट को छोड़िए, आप अपने ऑर्डर्स लेने भूल जाइए, क्योंकि एक तो हमारे पास फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं और
और जो है उनके पास सुपर न्यूमररी पोस्ट हैं 28,363, कुछ ऐसा बोला जाता है हमें, तो आप भूल जाइए। तो बताइए अगर हम इस चीज़ को भूल जाएं तो फिर ये कोर्ट, ये कचहरी, इस पे क्या कौन विश्वास करेगा? मेरी डेमोक्रेसी तो खतरे में है ना। यही तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मंदिर है, हमारा कोर्ट है। अगर कोर्ट की अवमानना की जाएगी तो आम जो इंसान है, आम नागरिक है, जो दूर दराज का या कोई भी है, तो उसका इस कोर्ट से, जुडिशरी से विश्वास उठ जाएगा। तो यही मेरा आपके माध्यम से। कितने ऐसे लोग हैं सर जिनको एंगेजमेंट का ऑर्डर नहीं मिल रहा है? सर ऐसा तो एग्जैक्ट तो शायद डिपार्टमेंट बेहतर जानता होगा। तो मेरे पास जो कोर्ट से रिलेटेड सब जुडाइस जिन बच्चों ने 5, 8, 10 साल जो कोर्ट में फ़ाइट की, तो वो बच्चा मुझे अंदाज़तन 500 के पास लगता है जी। तो अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? अभी आपने कल परसों भी प्रोटेस्ट किया है और निरंतर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, अगला आपका क्या रहेगा? सर मेरा अब अगला ये रहेगा, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ये रहेगा कि हम अभी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अप्रोच कर रहे हैं मिलने की, ताकि उन तक भी ये बात पहुंचाएं। हमने बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं है, मेरे पास लेटर्स हैं जो अपॉइंटमेंट के लिए मैंने वहाँ डाले हैं, शायद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब मैं अगर मिलने की कोशिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, तो अब मुझे मिलने दिया जाए, कम से कम हमारी रुदाद को सुना जाए। हम दूर दराज के बच्चे हैं जहां पर शिक्षा का स्तर बिल्कुल ज़ीरो है, तो वो बच्चा हमारी आवाज़ सुनी जाए। तो इसके लिए अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनती, अगर तब भी वहाँ तक पहुँचकर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी अगर इसका नहीं कोई अजाला या हल करते हैं, तो फिर तो हम जो है, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम आज तक इस नौबत पर नहीं आना चाहते थे कि हम सड़क में उतरें, लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम जो है, हम सड़क में उतरेंगे और एक जो एक्सट्रीमिस्ट जो लेवल है, हम उस तक गुजरने के लिए तैयार है, बिकॉज वी हैव टू लूज नथिंग, ओनली चांस। जी, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जब कोर्ट का ऑर्डर कोई नहीं मानता है तो वो कोर्ट की अवमानना होती है। जी। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर भी जाएंगे आप? हमारी ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही है, बहुत सारी चल रही है, जम्मू में चल रही है, श्रीनगर में चल रही है, लेकिन ये तो हमारे कानून में नहीं लिखा है ना कि आप जो है कंटेम्प्ट करके ही जो अपनी पहली वाली जजमेंट है उसे आप इम्प्लीमेंट करवाएं। ये तो हमारे ओवर बर्डन करना है हमारी जुडिशरी को, जिसमें पहले ही लाखों करोड़ों केसेस हैं जो वो पड़े हुए हैं। इसकी वजह से मैं लॉ मिनिस्टर से भी, अपने सेंट्रल श्री रवि शंकर प्रसाद जी से भी ये इल्तजा करूंगा कि आप प्लीज़ इसमें इंटरवेन करें कि उनकी जुडिशरी का हमारी स्टेट में कोई भी मान नहीं रखा जाता है। जो एक छोटा सा इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती है जुडिशरी, या नहीं किया जाता उनका इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, तो ये सरासर है जो ये हमारी लॉ मिनिस्ट्री के लिए चैलेंज है फ्यूचर में आने के लिए। चलिए आपसे जानते हैं, आपका नाम और किस जगह से आप आए हैं? सर मेरा नाम अजमल अब्बास है, मैं पुंछ से आया हूँ, मेंढर से। अब ये है कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको सब बता दिया कि क्या है, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है किससे, कि गवर्नमेंट से, कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरीके से आप हठधर्मी के तौर पे किनारा कशी करके बोल रहे हो कि कोर्ट जो करे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो आपने हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकाला क्यों? सबसे बड़ी बात कि आपने नोटिफिकेशन निकाला क्यों? अगर आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसके बाद आप ऑर्डर्स लेके आते हो 919 के 919 के तहत जो है वो कोई जो है नहीं लग सकता है अब इसके बाद। लेकिन हमारी मांग ये है कि उस ऑर्डर से पहले हमारे जो हैं वो पैनल बने हुए हैं, उससे पहले हमारी एडवर्टाइज निकाली गई है। सर दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसका एक जीता जागता सबूत मैं आपको देना चाहूँगा। एक ये पैनल है हमारे वहाँ के साइंस का पैनल है, अयाज अहमद मीर और शाजिया कौसर, ये साइंस की लड़की है, शाजिया कौसर, और अयाज अहमद मीर जो है ये भी साइंस का है। ये लड़का है एम ए है, ये लड़की BSc है। लेकिन ये लड़की जो है, पोस्टें 2 थी, ये साइंस की 2 पोस्टें थी, एक लड़की जो है उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया है, ये है उसका ऑर्डर, शाजिया कौसर का ये ऑर्डर है। और सेम पैनल से वो लड़की 8 साल से जॉब कर रही है, 3 साल रेगुलाइज्ड हो गए हैं और 5 साल का जो है उसका पीरियड खत्म हो गया, अब वो एज ए रेगुलर टीचर जो है वो काम कर रही है, और अयाज मीर जो है वो दिहाड़ी लगा रहा है। ये डिफरेंस है कि अगर इस तरीके से आप इनजस्टिस कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबका साथ सबका विकास एक आम जो है, अगर सबका साथ सबका विकास सबके लिए है तो फिर हमारे लिए हम उसमें नहीं आते हैं। नहीं, क्या इस तरह के और भी केसेस हैं? ये तो आपने किसी पर्टिकुलर केस लिया, हम ऐसे कोई पर्टिकुलर केस लेते नहीं है, लेकिन आपने लिया, क्या और भी ऐसे केसेस हैं? हजारों, आप किसी का भी पैनल देखोगे, इस हर पैनल में जो है वो एक ना एक केस ऐसा निकलेगा जहां से पिक एंड चूज हुए हैं।
यानी अब मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे पैसा चला है, लेकिन जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुई है, जो बड़े बड़े लीडरों ने इसके बीच इन्वॉल्वमेंट करके जो अपने लोगों को लगाया है, और गरीब लोगों को इन्होंने सिर्फ वोट बैंक समझा हुआ है कि जब वोट का टाइम आएगा तब इनको याद किया जाएगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे साथ अगर ऐसा होता रहा सर, हम में से अगर कोई बंदा जो है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है रोडों पे, क्योंकि लोग इस परसों का प्रोटेस्ट में, आप कल के प्रोटेस्ट में देखो, छोटे छोटे बच्चे साथ में औरतें लेके आई हुई थी, अगर हम में से कुछ हो जाता है किसी को इस कोविड में, तो उसकी जिम्मेवार जो है वो इंतजामिया होगी, गवर्नमेंट होगी सर, इससे हम अलावा। जो बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं पिक एंड चूज का ये मामला बिल्कुल सामने आया है और ऑन रिकॉर्ड है किस तरीके से पिक एंड चूज किया जा रहा है। राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी चलता है। अब ये स्कीम खत्म हो चुकी है, लेकिन ये चंद लोग जो रहते हैं, आपका क्या कहना है? सर मैं जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट से। आए दिन वहाँ की आप जो है न्यूज़ें डेली दिखाते हैं अपने टीवी माध्यम से। एक तो हमें वहाँ की गोलाबारी ने तंग किया हुआ है, और दूसरा हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत तंग करके रखा है, क्योंकि हमारी जो पोस्टें थी वो 2011-12 की थी, वो भी सेंटर स्कीम की। उसमें जो थी हमें साइंस और मैथ की एक एक पोस्ट हर स्कूल में दी जाती थी। आज वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन वो ये है कि 2011-12 की जो पोस्ट है, जहाँ पे मिडिल स्कूल है, उनकी मिडिल स्कूलों में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो 50+ है। 2011-12 की जो पोस्ट थी साइंस में, तो चलो उन्होंने टीचर लगा दिया, जो मैथ की पोस्ट थी आज भी वो वैकेंट है। अगर पोस्ट वैकेंट है तो बताइए उन बच्चों का क्या हाल होगा, उन बच्चों का क्या फ्यूचर हमारे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या हमारी सरकार ने क्या सोच के रखा है। जहाँ 8 साल से एक छोटे बच्चे को जो फर्स्ट क्लास से शुरू होता है, आज तक उसको पता नहीं कि मैथ सब्जेक्ट क्या है, तो वो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारे देश के लिए क्या करेंगे, वो बच्चे वो क्या करेंगे। इसका जिम्मेवार तो सीधी हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हमारी इंतज़ामिया है, जिनको टच से मस नहीं। और दूसरा ये कि एक टीचर ही है जो कमिश्नर सेक्रेटरी तक पहुंचाता है, इनको अपने ओहदे तक पहुंचाता है, बेसिक इनका टीचर ही है। अगर एक टीचर के साथ ये ऐसी ज़्यादतियाँ करेंगे तो बताइए हमारे इस मुल्क का क्या हाल होगा, कैसी डेवलपमेंट होगी। तो मेरी तो यही आपके चैनल के माध्यम से अपने गवर्नर साहब से यही अपील है कि आप जल्द अज जल्द इस मामले पर जो है अपनी नज़रसानी करें और हमारा जो राइट्स है वो हमें दिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक इनको एंगेजमेंट ऑर्डर दिए जाए। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।